interact and get a mentorship from Shri Anshuman Singh sir. Sir is a advocate in MP High Court and an environmental law expert and have represented India in various global platforms. So I welcome you, sir. Thank you. On behalf of Chhatra Paryavarana Sansad. Thank you so much. Over to you, sir. Thank you so much. We get started. Good afternoon to all the delegates of the Chhatra Paryavarana Sansad, especially of the Committee of National Board for Wildlife. There was a little bit of confusion at our end, of course, with regard to posting of the message with regard to this session. I hope most of you got the message in time, and that's how you're here. In case there is anybody who's missing out, I would ask you to just drop a message with your friends that they should join, because this is very crucial. This particular session is crucial. और ये ऐसा टॉपिक है जो दिखने में बहुत इनॉक्वस लगता है कि कोई फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में कौन सी बड़ी बात होगी, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कोई बात करना चाहता नहीं है, और यदि वो बात करते हैं तो बड़े दबे सहमी बातें करते हैं, खुलकर बोलने से हिचकते हैं, चाहे जो जिसकी भी जैसा भाव हो, जो जैसा भी सोच रहा हो, बट पीपल आर लिटिल skeptical and apprehensive in discussing the Forest Rights Act. And when I say that, I don't mean you and I. हम और आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार भी हिचकती है, और मुझे ये कहने में थोड़ा सा दुख तो है कि जुडिशरी भी हिचकती है इस बात करने से। तो सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा ऐसा है, और जब हम बात करेंगे आज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की, तो हम आगे देखेंगे कि क्यों ये समस्याएं हैं, क्यों ऐसा विषय है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। तो हमारा आई विल रिक्वेस्ट यू टू अप्लाई योर वेरी सीरियस माइंड टू दिस सब्जेक्ट, बिकॉज it has a great potential of damaging the environment. Number one, it has, if implemented properly, it could have done very well also. पर बड़ी समस्या है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, हम बात करेंगे इसमें। Very well. So we start with this seemingly slightly problematic issue of the Forest Rights Act. बच्चों, ये एक्ट जब बना 2006 में, इसका पूरा नाम है The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006. हम बहुत ज्यादा अभी मत परेशान होइएगा, मैं आपको बताऊंगा कहां पर नोट करना है आपको। Just be ready with your notepads, because there will be some things where I'll ask you and I'll leave it to you to think. मैं कुछ बोल के बता के आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि अब इस पर आपको सोचना है, ठीक है। तो ये चूंकि हमारा उद्देश्य भी यही है पर्यावरण संसद का कि हम चाहते हैं आप सोचें और आप अपनी बात बोलें। जरूरी नहीं आप हमसे सहमत हो, ये भी आवश्यकता नहीं है that you agree with everything that we are saying, right? So we will discuss this. Now the question in this act is कि ये जब एक्ट आया तो क्या ये न्याय है या ये पॉपुलिज्म है, यानी शासन क्या इसलिए लेकर आया कि वो कुछ लोगों को प्लीज करना चाहता था, क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से ग्रस्त इशू है? This is a very serious issue that we are going to discuss today. Please have the next slide. So this is the full name of the act. The act is called the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act. क्यों आया ये एक्ट? इसके प्रियम्बल साइड में लिखा हुआ है। कोई भी एक्ट का प्रियम्बल बताता है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या था। फिलहाल के लिए हम प्रियम्बल को छोड़ देंगे, अगली स्लाइड पर आएंगे और हम देखेंगे कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, क्यों ये एक्ट आया, कहां से ये निकल के आ रहा है। तो भारत में 1927 में फॉरेस्ट एक्ट आया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये अधिनियम वनों के हिसाब से बना, वनों पर बने हुए, इसके पहले भी फॉरेस्ट एक्ट्स थे, लेकिन ये पहला मेजर इनैक्टमेंट था जो आज तक टिका हुआ है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 अभी तक यथावत लागू है, कुछ संशोधनों के साथ। बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉर यू टू नो
कि वो एक्ट क्या करता था, बाद की चीजें क्या करती हुई, और क्यों फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लाया गया बाद में जाकर। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो था, उसमें वनों को कैटेगराइज करते हैं। ये पूरे सिस्टम को आप समझिएगा बड़े ध्यान से। आप आगे चल के सुनेंगे पर्यावरण संसद के दौरान भी दो शब्द, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। लिख लीजिएगा इसको, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। आरक्षित वन और संरक्षित वन, ये दो कैटेगरीज के फॉरेस्ट हैं जो आपको आगे चल के कई बार इसके नाम आएंगे, बार 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 बार। ये दोनों का कैटेगराइजेशन और डिक्लेरेशन जो होता है, ये होता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में प्रावधान है कि शासन चाहे तो किसी भी वन क्षेत्र को जहां वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर ले। दिस इज द प्रोविजन अंडर द एक्ट, 1927 में था। अब किसी भी जंगल को यदि आपको रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करना है तो वहां लोग रह रहे होंगे, पहले से कुछ आदिवासी रह रहे होंगे, वो भ्रमण करते होंगे, घूमते फिरते होंगे, अपने आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर होंगे। तो इसमें एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर अपॉइंट होता है एक्ट में, 1927 वाले एक्ट में ही उस समय अपॉइंट हुए फॉरेस्ट सेटलमेंट्स ऑफिसर, जिनका काम यह था कि वे लगातार एरियाज का सर्वे करके जिस एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित करना है, क्योंकि एक बार रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित हो गया तो उसमें प्राइवेट राइट्स नहीं रह जाएंगे ओनरशिप के, यानी जमीन जो है वो सरकार की हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? पहले से ही बहुत सी सरकार की थी, लेकिन उसमें यदि कोई अपना राइट भी क्लेम करता है तो उसके राइट को सेटल करने के लिए कैसे सेटल करेंगे? सर्वे किया, मान लीजिए एक बड़े भारी इलाके का, समझ लीजिए जबलपुर में ही अगर सिविल लाइंस के बराबर इलाके का सर्वे किया और पाया कि इसमें 500 लोग रह रहे हैं, अलग अलग जगह पर खेती कर रहे हैं, तो उनके राइट्स को सेटल करते हुए उनकी जिस पर निजी उनका अधिकार है उतनी जमीन उनको देते हुए बाकी के सारे लैंड को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट सरकार घोषित करती है। दिस इज द टेनर ऑफ दैट एनैक्टमेंट। ठीक है कि नहीं? सारी भूमि जितनी जो है, जो किसी की निजी भूमि नहीं है, वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करते हुए ऐसे करके वो एक्ट आगे बढ़ता है। फिर ये बहुत साल चलता रहा। 1927 से फॉरेस्ट के सेटलमेंट ऑफिसर्स काम करते रहे, बहुत सी जमीन जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट घोषित होती गई। लेकिन एक बार बाद में ये समझ में आया 1970s में कि 1927 के एक्ट में हमने बहुत सारी जमीनों को प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट घोषित तो कर दिया है, लेकिन अभी भी उनके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे रह रहे हैं जिनके राइट्स को हमने सेटल नहीं किया है। इस समस्या को रियलाइज करते हुए और एक और समस्या को रियलाइज करते हुए कि बहुत सी लैंड, फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए डाइवर्ट हो जाती है, यानी राज्य शासन, अलग अलग प्रशासन या लोग, निजी लोग भी फॉरेस्ट की लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए यूज कर लेते हैं। यानी जंगल को काट दिया, फैक्ट्री लगा दी, जंगल को काट दिया, वहां कोई और व्यवस्था लगा दी। तो इनसे ग्रस्त होकर सरकार ने यह निर्णय लिया 1980 में कि एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेकर आएंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की मूल धारणा थी कि हम डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड को बंद करें, यानी फॉरेस्ट लैंड, जो फॉरेस्ट की भूमि है, उसमें कोई दूसरी चीजें न लगे, कोई दूसरे काम ना हो, इसको रोका जाए, इसलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया। लेकिन इस एक्ट को लाने के पहले दे डिड ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे, एंड इन दैट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे यू मे नोट डाउन दैट सेटलमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड वाज डन बिफोर ब्रिंगिंग इन द 1980 एक्ट, यानी फिर से सेटलमेंट किया। सारे फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर्स को निर्देश हुए कि आप देखिए कि किसी का निजी अधिकार तो प्रभावित नहीं हो रहा है। यदि किसी का निजी अधिकार प्रभावित हो रहा है और वो सब पर्याप्त दिखा पाता है आपको कागज से या दूसरे एविडेंस से कि बहुत सालों से वो उस जमीन पर खेती कर रहा है, व्यक्ति जंगल में रह रहा है, वो जमीन उसको दे दो, और उसके बाद जितने पे वो खेती कर रहा है उसको छोड़कर बाकी की जमीन को
हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत लेकर आएंगे और आगे से अब इसको फॉरेस्ट के अलावा दूसरे उपयोग में नहीं होने देंगे कि इस पे कोई जंगल नहीं काटेगा, अब इस पर वन संपदा ही रहेगी। ठीक है, तो सेकेंड एनेक्टमेंट आ गया, मेजर एनेक्टमेंट जो कि था, कानून आया, वो था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब 1980 से लेकर 2005 तक ये व्यवस्था चली। 2006 में कुछ लोगों की ऐसी सोच थी कि ना फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ने लोगों के साथ न्याय किया है, ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ने लोगों के साथ न्याय किया है, और बड़ी संख्या में आदिवासी, अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये बहुत काम की बात शुरू हो रही। अभी तक तो हमने आपको बैकग्राउंड दिया, अब काम की बात शुरू हो रही है आपके लिए, जो कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से रिलेटेड है। तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट 1927 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ने कई लोगों के साथ अन्याय किया है। यानी बहुत से आदिवासी जंगलों में ऐसे थे जो रह रहे हैं और रहते हुए वो खेती कर रहे हैं, वन पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। कैसे निर्भर होते हैं वन पे आजीविका के लिए? कि वो वन से कुछ मधुमक्खी से शहद निकालते हैं, है ना, मधुमक्खी के छत्तों से, वो भी एक व्यापार है उनका। कुछ लोग तेंदू पत्ता कलेक्ट करते हैं, कोई साल की बीज इकट्ठा करता है, कोई किसी प्रकार की जड़ इकट्ठा करता है। ये लोग ये सब चीजें निकाल के, आंवला पहले बहुत, तेंदू अपने आप में एक फल है, ये सब वहां से निकाल के वो बेचते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ऐसे अधिकार, और साथ में बहुत से लोग उसमें जंगल की जमीन पे खेती कर रहे हैं, जिनको उनको एनक्रोचमेंट माना जाता है। यानी एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण करता, यानी उन्होंने वन की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। तो 1927 के एक्ट में जो कार्रवाई हुई उसमें भी उनको अधिकार नहीं दिया गया, और साथ में 1980 के एक्ट में भी जो कार्रवाई हुई फॉरेस्ट राइट्स के सेटल करने की, उसमें अधिकार नहीं दिया गया। तो फिर उनके अधिकार को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उनको वन की वो भूमि दे देने के लिए हमको एक कानून लाने की जरूरत है। तब ये लॉ आया जिसका नाम है द रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। उसका पूरा नाम फिर से पीछे जाके हम देखेंगे, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ये कानून उस समय आया। अब इसके प्रियम्बल को पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हम उसकी पृष्ठभूमि नहीं समझेंगे तब तक हम उसके प्रियम्बल्स को पढ़ के भी उसकी बात नहीं समझ पाएंगे कि उसके पीछे इतिहास क्या था। अब आप मेरे साथ बड़े ध्यान से इस एक्ट के प्रियम्बल को पढ़ेंगे। ठीक, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। एन एक्ट टू रिकॉग्नाइज एंड वेस्ट द फॉरेस्ट राइट्स एंड ऑक्यूपेशन इन फॉरेस्ट लैंड इन फॉरेस्ट ड्वेलिंग scheduled tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for generations but whose rights could not be recorded, to provide for a framework for recording the forest rights so vested and the nature of evidence required for such recognition and vesting in respect of forest land। तो कानून इस हिसाब से बना कि बहुत साल से जो लोग वन भूमि पर काबिज हैं या भूमि पर काबिज हैं जो वन के अधीन आती है, जंगल में आती है, उस जंगल की जमीन पर उनका अधिकार है। उस अधिकार को हम स्वीकारेंगे और स्वीकार करके उस अधिकार को उनको दे देंगे। वो जमीन जंगल की है, भले ही वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है या रिजर्व फॉरेस्ट है, ये जमीन आप रख लीजिए, इस पर खेती करिए, इस पर अब से आपका अधिकार रहेगा। ऐसा एक्ट लाने के लिए और एक ऐतिहासिक अन्याय पर न्याय करने के लिए इस कानून को लाया गया। दिस इज द प्रियम्बल ऑफ दैट एक्ट। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि उसकी आधारशिला क्या है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड एक ही सबसे बड़ा है कि ये वो लोग हैं, दो शब्द आते हैं इसमें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, द फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स क्या है मैं बताता हूं आपको थोड़ी देर बाद। लेकिन फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट में रह रही हैं, फॉरेस्ट में अपने उत्पाद के लिए, अपने जीवन के लिए निर्भर हैं,
जंगलों में रह के वो खेती करते हैं, अपनी आजीविका उसमें से कमाते हैं, उनके अधिकार को स्वीकार करते हुए उस भूमि पर जिस पर वो काबिज हैं, जिस पर वो खेती कर रहे हैं, वो भूमि, वो लैंड उनको दे दी जाए। ठीक है, समझ गए सब लोग इस बात को? राइट। सो Yes, sir. दिस इज अगेन, यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये किस भूमि पर दे रहे हैं? वो भूमि नहीं जो उनके नाम पर ऑलरेडी लिखी हुई है, ये वो भूमि है जो रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट की लैंड है, जो रिकॉर्ड में सरकार की जमीन है, गवर्नमेंट लैंड है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, उसको हम उनके पोजेशन यानी कब्जे के आधार पर हम उस पर उनको अधिकार दे रहे हैं कि अब से ये सरकारी जमीन नहीं रह जाएगी और अब से ये आपकी निजी भूमि हो जाएगी। इस पर आप चाहिए तो खेती करिए, लेकिन आपको बेचने का अधिकार नहीं रहेगा। वो हम आगे चल के बात करेंगे। बेचेंगे नहीं आप रहेंगे, आपके बाद आपके बेटे रहेंगे, उनके बाद उनके बेटे रहेंगे, बेटे बेटियां रहेंगी, और इनहेरिटेंस से वो पास ऑन होगा, लेकिन बेचा नहीं जाएगा। ठीक है कि नहीं? वो बाद में देखते हैं वो बात। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि सरकारी जंगल की जमीन को कब्जे के आधार पर, पोजेशन के आधार पर शासन ने निर्णय लिया कि वो प्राइवेट लोगों को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, हमारे आपके जैसे लोगों को वो दे देंगे इस लैंड को। ठीक है? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। पूरा प्रियम्बल नहीं पढ़ रहे, राइट? नाउ दिस वाज द हिस्टोरिकल जस्टिस व्हिच वाज sought to be done कि सेवरल राइट्स वर रिमेन्ड अनसेटल्ड। अधिकार थे 1927 के अधिनियम में, लेकिन उनको सेटल नहीं किया गया। और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि वो ड्वेलर्स को हम एनक्रोचर मानते थे। उनके हिसाब से तो वो अपनी जमीन पर खेती कर रहे थे, लेकिन हम उनको एनक्रोचर मानते थे, सरकार उनको एनक्रोचर मानती थी। तो अब से उनको एनक्रोचर ना माना जाए, उनको वो जमीन दे दी जाए, ऐसा पोजेशन के आधार पर। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इट वाज बेस्ड ऑन पोजेशन। कम टू द नेक्स्ट वन प्लीज। राइट नाउ, हु विल गेट दिस लैंड? कौन, किसको मिलेगी ये सरकारी जमीन? दो कैटेगरी के लोगों को ये सरकारी जमीन मिलेगी। नंबर वन, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कौन है भाई फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स? ये 4 बुलेट पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं। मेंबर्स और कम्युनिटी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एरियाज वेयर दे आर शेड्यूल्ड, यानी जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यू नो व्हाई दे आर कॉल्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स? बिकॉज अंडर दी शेड्यूल्स मेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन ट्राइब्स का नाम उसमें लिखा है, तो शेड्यूल में लिखा है, इसलिए वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो वो ट्राइब्स जहां, जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब माना गया है, उन क्षेत्रों में वो मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी उस ट्राइब की जो जंगलों में रह रही है। नंबर 2, हु प्राइमरली रिसाइड इन फॉरेस्ट लैंड, राइट, जो जंगल में रह रहे हैं। नंबर 3, एंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट लैंड फॉर बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड्स, यानी जो जंगल पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं, यानी जंगल की जमीन पे ही खेती करते हैं और जंगल के उत्पादों से ही अपनी आजीविका चलाते हैं, बेच के, खा के, पी के। ठीक? एंड इंक्लूड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ पास्टोरलिस्ट कम्युनिटीज, यानी पास्टोरलिस्ट कौन होते हैं? बताएगा कोई? नाम में ही है उत्तर, वैसे तो चरवाहे जो होते हैं। हाँ प्लीज बताइए। So pastures are grazing lands. Grazing lands, right? You're right. So there are many communities in India which are essentially the grazing tribes. They are herders basically, who take the herds of cattle and sheep and in some cases camel also. They take them out and they graze and that's how they live. तो वो क्या होता है, वो एक जगह कभी नहीं रहते हैं पूरे समय, वो मूव करते रहते हैं कई बार। कई ऐसी खाना बदोश कम्युनिटीज हैं जो एक स्थान पर नहीं रहती हैं, आगे बढ़ती रहे। उनके राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करने की इसमें बात हुई। ठीक, तो ये तो हो गए शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स दूसरी कैटेगरी है। ये वो हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब तो नहीं है, लेकिन 3 जनरेशन से जंगल में रह के जंगल पर उसी तरीके से निर्भर हैं जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स रह रहे हैं। ठीक है कि नहीं? और एक जनरेशन को 25 साल माना गया, तो यानी 75 साल से, फॉर अ पीरियड ऑफ 75 years, their families are living in the forest and are dependent upon the forest for their livelihood in the same manner as the scheduled tribes are. So ये दो, इनको कहते हैं
OTFD आगे आप बार बार सुनेंगे, OTFD यानी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ये शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वो लोग हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स नहीं हैं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स के जैसे ही जंगल पर रहकर जंगल पर निर्भर हैं। ठीक, तो दो कैटेगरी के लोग हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ऑल्सो दोज पर्संस who live in the forest for 3 generations। अब इसके लिए एक कट ऑफ डेट तय हुई, क्योंकि कब्जे के आधार पर दिया जाना था, तो उसके लिए कट ऑफ डेट तय हुई। प्लीज हैव द नेक्स्ट स्लाइड आदित्य। द कट ऑफ डेट वाज 13th of December 2005। प्लीज नोट डाउन that this was the important date which was to decide कि किसको ये अधिकार मिलना है कि नहीं मिलना है। यानी अगर अदर ट्रेडिशनल अगर ये शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो इनको 13 दिसंबर 2005 को, यदि ये फॉरेस्ट में रह रहे हैं और फॉरेस्ट पर निर्भर हैं अपनी आजीविका के लिए, फॉरेस्ट की लैंड पर कब्जे में हैं, तो इनको जमीन मिल जाएगी उतनी। ठीक है, या अगर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं दूसरी कैटेगरी में, तो 13 दिसंबर 2005 को पीछे जाते हुए 75 साल से यदि वो रह रहे होंगे, ठीक है कि नहीं, यानी 13 दिसंबर 2005 से 75 साल पीछे जाएंगे तो कितना चले जाएंगे, 1930 से यदि वो रह रहेंगे, है ना, 1930 से 75 इयर्स 2005 तक हो जाएंगे, तो दे विल हैव टू शो दैट देयर फैमिली इज इन ऑक्यूपेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम 1930, 13th of December 1930, तो उनको वो लैंड मिल जाएगी। तो ये दो कैटेगरी में, तो कौन से राइट्स मिले, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या मिला आपको। इसमें एक राइडर है कि मैक्सिमम 4 हेक्टेयर्स लैंड मिलेगी आपको। कितनी होती है 4 हेक्टेयर्स, कोई बताएगा एकड़ में? रेज योर हैंड इफ यू कैन टेल मी हाउ मच इज 4 हेक्टेयर्स इन एकड़। यस रिशान। Sir, I think it's 40,000 or 4,000. No, 44,000 is 1 acre. That is square feet. I want you to tell me how much is 4 hectares in terms of acres. Close to 10 acres, I believe. You are right, absolutely right, Kabir. It is close to 10 acres. यानी इसमें एक राइडर है, एक लिमिट है कि आपको इस अधिनियम के तहत अधिकतम 10 एकड़ जमीन मिलेगी जो आपके कब्जे में। ऐसा नहीं कि अगर आप 50 एकड़ पे खेती कर रहे हैं तो पूरी 50 एकड़ जंगल की जमीन आपको मिल जाएगी या ट्राइब्स को मिल जाएगी। मैक्सिमम 10 एकर्स या 4 हेक्टेयर्स लैंड मिलेगी, सब्जेक्ट टू यू प्रूविंग पोजेशन, राइट। नाउ व्हाट आर द राइट्स यू विल गेट? नंबर 1, hold and live on forest land or habitation or self cultivation for livelihood. Community rights such as nistar, ownership, access to collect, use and dispose of minor forest produce, यानी जो हमने आपको बताया ना अभी, जैसे कि शहद है या तेंदू का पत्ता है, ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहलाता है। फिर फिशिंग राइट्स मिलेंगे जलाशयों में, ग्रेजिंग राइट्स मिलेंगे वहां की जंगल की जमीन पर जहां आप अपने जानवरों को चरा सकते हैं, सीजनल एक्सेस ऑफ नोमैडिक कम्युनिटीज, कम्युनिटी टेन्योर एंड ऑल दिस। आई एम नॉट गोइंग टू नरेट एवरीथिंग, लेकिन आपको मिल्कियत मिल जाएगी, मालिक होने का अधिकार मिल जाएगा जंगल की जमीन पर, यदि 13 दिसंबर 2005 को शेड्यूल ट्राइब होते हुए आप उस जमीन पर कब्जा सिद्ध कर दें अपना तो, और ये सिद्ध कर दें कि आप ट्रेडिशनली इस जंगल पर ही अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। यदि आप शेड्यूल ट्राइब नहीं हैं तो आपको 75 साल का ऑक्यूपेशन 13 दिसंबर 2005 को सिद्ध करना पड़ेगा कि ये सिद्ध कर दीजिए, तो भी आपको वैसे ही जमीन मिल जाएगी जैसे कि शेड्यूल ट्राइब्स को मिल रही है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 एकर्स, राइट। वी कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ राइट्स। एक तो आपको आप मालिक बन गए, दूसरा ये तो वो तो हो गए आपके इंडिविजुअल राइट्स। अब दूसरे जो कैटेगरी के राइट्स हैं ये आपके कम्युनिटी राइट्स हैं। कौन से कम्युनिटी राइट्स हैं? कि जहां पर ये ट्रेडिशनल ट्राइब्स रह रही हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके गांव हैं, वहां पर उनको स्कूल खोलने की अनुमति मिलेगी, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, आंगनवाड़ी,
फेयर प्राइस शॉप यानी राशन की दुकान, इलेक्ट्रिक या टेलीकॉम लाइंस, टैंक्स और माइनर वाटर बॉडीज, दुनिया भर की जितनी सुविधाएं होती हैं एक सहज जीवन को जीने के लिए, वो सारी सुविधाओं को लगाने के लिए आप यानी एज अ कम्युनिटी आपको वो अधिकार मिलेगा कि इसमें आप फॉरेस्ट की लैंड को यूज करके ये सुविधाएं लगा सकते हैं, यानी जहां पर जंगल है वो लगा सकते हैं। लेकिन इसकी नीचे की लाइन पढ़ी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 2 राइडर्स हैं, नंबर 1, बल्कि 3 राइडर्स हैं। नंबर 1 कि लैंड जो है वो 1 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए प्रति उपयोग, यानी आप जो भी काम में ले रहे हैं वो 1 हेक्टेयर से कम की जमीन, कम्युनिटी राइट पूरे गांव के लिए रहेगा क्योंकि ये 1 हेक्टेयर से कम। दूसरा, 75 पेड़ से ज्यादा प्रति हेक्टेयर आप नहीं काटेंगे, यानी आप पेड़ काट सकते हैं जंगल की जमीन पर, लेकिन 75 पेड़ काटेंगे अधिकतम। और तीसरा कि ग्राम सभा तय करेगी कि इस पर जमीन पर क्या बनना है, कैसे बनना है। ग्राम सभा का अधिकार रहेगा कि डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड को तय करेगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले हमने बात की थी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड को प्रतिबंधित किया गया था 1980 के एक्ट में। इस एक्ट ने कह दिया कि इस एक्ट को सुपर पावर रहेगा सारे एक्ट्स के ऊपर, यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वगैरह कुछ नहीं लगेगा। जहां पर ये वन अधिकार अधिनियम लगेगा तो आप फ्रीली फॉरेस्ट लैंड इन सारे उपयोगों के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग रेट सेंटर लगाना है आपको, स्कूल खोलना है, डिस्पेंसरी खोलना है, आंगनवाड़ी खोलना है, फेयर प्राइस शॉप खोलना है, यानी शहर की सब सुविधाएं जाकर जंगल की जमीन पर प्रति हेक्टेयर 75 पेड़ काट लीजिए और सारी सुविधाएं जंगल के अंदर प्राप्त कर लीजिए। अब आप धीरे धीरे समझेंगे जब परत दर परत खुलेगी इसकी, कि इस एक्ट जो दिखता बहुत सहज है कि अरे उसमें क्या है, फॉरेस्ट राइट्स हैं, लोग सालों से जंगलों में रह रहे हैं, उसमें क्या समस्या है यदि उनको वो जमीन दे दी जाए तो। लेकिन जैसे परत दर परत खुलेगी तो आपको समझ में आएगा कि उसके वास्तविक मायने क्या है। राइट, कम टू द नेक्स्ट वन प्लीज। देन द मैकेनिज्म, अब प्रक्रिया क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस इन दिस एक्ट। कोई कहे कि साहब मैं 31 दिसंबर 2005 को जंगल में रह रहा था, मैं ट्राइब हूं, इतने सालों से रह रहा हूं, मैं कैसे सिद्ध करूंगा, मैं तो गरीब जंगल में वास करने वाला आदमी हूं। तो उसकी प्रक्रिया बताई गई है कि त्रिस्तरीय प्रक्रिया होगी, 3 स्टेजेस होंगी जिसको क्लियरेंस होगा। ग्राम सभा पहले बताएगी कि आप रह रहे कि नहीं जंगल में, फिर एक फॉरेस्ट राइट्स कम्युनिटी है वो उसके प्रोसेस को वेरीफाई करेगी, ग्राम सभा की मदद करेगी, और उसके बाद एक सब डिविजनल लेवल पर यानी उपखंड, शहर कोई भी जिला होता है उस जिले में अलग अलग सब डिविजन्स होते हैं, उस लेवल की एक कमेटी उसको फाइनली तय कर देगी, और यदि निर्णय गलत हुआ है तो वहां अपील भी की जा सकती है। तो कोई भी व्यक्ति ये आवेदन दे दे कि साहब मैं जंगल में रह रहा हूं, 31 दिसंबर 2005 को मैं जंगल में काबिज था, मैं अगर नॉन ट्राइब हूं तो मैं कहूंगा मैं 75 साल से काबिज था, यदि मैं ट्राइब हूं तो मुझे पीरियड सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे 31 दिसंबर 2005 को यह बताना है कि ट्रेडिशनली मेरा परिवार जो है वो जंगल पर ही आश्रित है, जंगल पर ही निर्भर है, जंगल पर भी, तो मुझे जमीन मिल जाएगी। इसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस रखा वो बहुत ही थिन रखा, यानी अगर गांव के एल्डर सर्टिफाई कर दें, गांव के बड़े बूढ़े सर्टिफाई कर दें कि हाँ साहब मैं जानता हूं 30-40 साल से इनका परिवार जो है इस जंगल में, 30-40 साल से मैं जानता हूं ये यहीं रह रहे हैं, that will be taken as evidence to give you the forest right. So the evidence barrier was very thin, very low, कि कोई भी 2-4 लोग गांव के अगर मिलके कह दें कि आप जंगल में रह रहे हैं तो आपको जंगल की जमीन मिल सकती थी, ठीक है, और 3 स्टेजेस पर उसका क्लियरेंस हो जाए तो आपको वो लैंड मिल जाएगी। नाउ while these rights were being given कि आपको खेती का अधिकार दे रहे हैं, वहां से वन संपदा निकालने का अधिकार दे रहे हैं, कुछ आपके दायित्व भी होंगे। क्या होंगे?
कि आप वहां की जंगल की जमीन को बचाएंगे, वहां संरक्षित करेंगे, चीजों को बचा के रखेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। तो ये दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर these people to protect the forest also. However, protection always comes secondary, economic interest always comes primary. तो जब आपको जंगल में अंदर बिठा दें, किसी जंगल में ले जाके और कहें कि ये 10 एकड़ जमीन आपकी है, लेकिन हाँ खेती करो, लेकिन साथ में जंगल बचाना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। आप जंगल बचा रहे हैं कि उसका दोहन कर रहे हैं, इसको देखने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप जंगल बचाने का, आप अगर ब्रीच करते हैं, उसको तोड़ते हैं उन कंडीशन को, तो आपको कोई सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये जो कानून बने तो जरूर कि आपको जंगल साथ में संरक्षित भी रखना पड़ेगा, लेकिन जंगल में खेती करते हुए जंगल कैसे संरक्षित रखा जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कि भाई जंगल में आप रह भी रहे हो, वहां खेती भी कर रहे हो, वहां की चीजें निकाल भी रहे हो, लेकिन हाँ आपको उसको बचा के भी रखना पड़ेगा। कैसे बचाओगे? और आगे चल के आप देखेंगे कि बचाना तो दूर, हुआ क्या है इस एक्ट के आने से, कितना बड़ा विस्फोट हुआ है और वनों की क्या हत्या हुई। ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है, आप जरूरी नहीं सहमत हो। आपको बहुत सारे लोग ये बोलते मिलेंगे कि इस एक्ट ने बहुत बड़े अन्याय को न्याय में परिवर्तित किया, बहुत से लोग बोलते हुए मिलेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है, इसलिए मैं इस बात को बताते हुए आपसे चल रहा हूं। आवश्यक नहीं है कि आप मुझसे सहमत हो। आगे चल के प्लीज हैव द नेक्स्ट वन। नाउ हु आर द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज जिसकी अपन बात कर रहे थे? ग्राम सभा, फॉरेस्ट राइट्स कमेटी, सब डिविजनल कमेटी, फिर एक जिला स्तर पर एक कमेटी और एक राज्य स्तर पर एक कमेटी। एक बहुत बड़ी बात है इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट लैंड दी जा रही है। फॉरेस्ट लैंड किस डिपार्टमेंट के अंदर रहती होगी बच्चों? कौन सा डिपार्टमेंट फॉरेस्ट लैंड को मैनेज करता होगा अगर मैं आपसे पूछूं? Indian Foreign Services. Sorry, Forest Services. Forest Service is part of the department called Forest Department, right? लेकिन इस एक्ट के तहत अधिकार दिया गया ट्राइबल डिपार्टमेंट को कि पट्टे बांटने की ये पूरी प्रक्रिया और ये सब काम नोडल एजेंसी रहेगी। कौन सी? ट्राइबल डिपार्टमेंट को। जिसकी जमीन है उसको ये अधिकार नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये राइट नहीं है कि वो उस पर फॉरेस्ट वो किसी की राइट सेटल करे। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि 1927 के एक्ट में फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर था, फॉरेस्ट एक्ट के तहत अपॉइंट होता था। बाद में भी 1980 एक्ट के तहत जितनी कार्रवाई थी वो फॉरेस्ट का स्टाफ करता था। लेकिन अब डिस्ट्रस्ट करते हुए सरकार नीतिगत रूप से अपने ही लोगों को डिस्ट्रस्ट करते हुए फॉरेस्ट से अधिकार लेकर दे देती है ट्राइबल डिपार्टमेंट को कि पट्टे आप बांटोगे। ये इतनी खतरनाक बात है कि इसका परिणाम क्या होता है अभी हम आगे चल के देखने वाले हैं। आइए देखिए नेक्स्ट प्लीज। ऑफेंस पेनल्टीज अभी छोड़ दें फिलहाल, अपन इस पे बाद में आएंगे कि इसकी ऑफेंसेस पेनल्टीज। प्लीज कम टू द नेक्स्ट वन। ये फिगर्स हैं बच्चों, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सिग्निफिकेंट फैसला दिया। इंसिडेंटली मैं आपकी जानकारी के लिए इसलिए बता दूं कि 2006 में जब ये एक्ट आया था, 2008 में मैंने अपने हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी इस एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए। और उस समय एमएन बुच साहब हुआ करते थे, मध्य प्रदेश के पुराने ऑफिसर थे। उन्होंने एक बड़ा सीरियस आर्टिकल लिखा था कि ये एक्ट आने से 25-30 साल में हमारे ज्यादातर जंगल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में अधिकार प्राप्त करने के लोभ से ग्रसित होकर जंगलों में कब्जा करना शुरू कर देंगे। और वो बात सत्य हो गई, वो सच हो गई। बहुत हेवी एनक्रोचमेंट्स हुए, बड़ी संख्या में आवेदन आना शुरू हुए कि हम तो 2005 की स्थिति में 13/12/2005 को जंगल में काबिज थे और हमको ये जमीन मिलनी चाहिए। और ऐसा करके लोगों ने एनक्रोचमेंट, रैम्पेंट एनक्रोचमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड शुरू किया। किस हद का एनक्रोचमेंट था, अब हमको कुछ फिगर से। तो सुप्रीम कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ फर्स्ट नाम की एक पिटीशन एंटरटेन की। हम यहाँ से भी, हाई कोर्ट से भी हम लोगों की सबकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने समन कर ली और पूरा बंच बना के उसकी सुनवाई शुरू हुई। तो वाइल्ड लाइफ फर्स्ट की जो लीड मैटर है, सबसे आगे वो मुकदमा है,
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा सारे स्टेट से कि आप सब अपना अपना डेटा पेश करिए कि आपके यहाँ कितने आवेदन आए ट्राइब्स के, कितने आवेदन आए अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के, उनका आपने क्या किया, उनका वेरिफिकेशन किया तो आपने क्या पाया. नाउ लुक एट दीज फिगर्स. कैन वी जूम दिस फिगर प्लीज आदित्य? Is it possible? Come to the next column. First column, please. First column. Now you see the name of the state, Basit. Name of the state, ST claims filed, यानी scheduled tribe claims filed, कितने लोगों ने फाइल किया, कितने रिजेक्ट हो गए. OTFD अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो दूसरी कैटेगरी है, और उनके कितने रिजेक्ट हो गए आखिरी में. ठीक है, इसमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके मध्य प्रदेश पर आ जाओ बाकी, क्योंकि हम लोग अपने स्टेट्स की ज्यादा बात करते हैं. देखिए आप, ये मेरे लिए रात की नींद उड़ा देने वाले फिगर्स हैं. मध्य प्रदेश में एसटी क्लेम्स फाइल हुए 4,26,105. अब ये ध्यान रखिए कि एक व्यक्ति को 10 एकड़ जमीन मिल रही है. यदि हम मान लें बहुत कंजर्वेटिव फिगर से कि व्यक्ति 5 एकड़ से ज्यादा का क्लेम नहीं करता है, तो 4,26,105 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, कितना हो गया? 20 लाख एकड़ से ऊपर की बात हो गई. 20 लाख एकड़ फॉरेस्ट लैंड, प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व फॉरेस्ट पर व्यक्ति अपना कब्जा दिखा रहा है और कह रहा है कि इस पर मुझको अधिकार दिया जाए. कितने पर? 20 लाख एकर्स. अब इसको कंपेयर करो फिगर को तो आपको समझ में आएगा कि जबलपुर म्युनिसिपल एरिया का क्षेत्रफल, आप सब जबलपुर के हैं ज्यादातर, 65,000 एकर्स है. जबलपुर म्युनिसिपल एरिया का क्षेत्रफल 65,000 एकर्स है. लगभग 30 से 35 जबलपुर आप मिला लीजिए, उतने की लैंड पर कब्जा करके लोगों ने क्लेम किए. 6,66,000 हेक्टेयर्स, 75 पेड़ के हिसाब से 5 करोड़. तो उसमें से क्लेम्स कितने अलाउ हुए और कितने रिजेक्ट हो गए वो आपको नेक्स्ट फिगर मिलता है. द नेक्स्ट फिगर इज क्लेम्स रिजेक्टेड और 2,04,123 सरकार ने रिजेक्ट कर दिए. कहा कि हम इसको हम देख लिया है, परख लिया है, इस पर हम ये जानते हैं कि ये कब्जे जो हैं 31 दिसंबर 2005 के पहले के नहीं हैं, ये उसके बाद के हैं. इसको आधा भी कर लें अगर, तो 2 लाख यानी 10 लाख एकड़ जमीन पर सरकार ये जान चुकी है कि ये कब्जा 2005 के बाद जंगल काट के किया गया है. आपको आश्चर्य होगा, हम 1,000 एकड़ जमीन भी खाली नहीं करा पाए आज तक. 2019 में हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि इतने क्लेम्स तो रिजेक्टेड हैं ही. कितने क्लेम्स? 2,04,123. इसको 5 एकड़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम करीब करीब 10 लाख एकड़ पे पहुंचते हैं. 10 लाख एकड़ की जमीन पर जो क्लेम किया गया है ये रिजेक्टेड है. प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन में ये पाया गया कि ये कब्जा 31 दिसंबर 2005 के बाद का है. ये व्यक्ति उसके पहले वहां नहीं था, इसने जंगल की जमीन पर जंगल काट के उस पर कब्जा किया है. तब भी हम उनको हटा नहीं पा रहे. हमारा सब्जेक्ट है, ध्यान रखो बच्चों, हमारा सब्जेक्ट है कि इस एक्ट से पॉपुलिज्म बना, वोट बैंक पॉलिटिक्स बढ़ी, कि वास्तव में हम न्याय करने का प्रयास कर रहे हैं. और वोट बैंक पॉलिटिक्स की कीमत कौन चुका रहा है? हमारे जंगल चुका रहे हैं. 10 लाख एकड़ जंगल कट गया. जबलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 65,000 एकड़, और उसके मुकाबले 10 लाख एकड़ भारत में, मध्य प्रदेश में कट गया. उसके बाद अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स ने क्लेम किए 1,53,306. उसमें से 1,50,664 प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गए. कितने? 97-98% आ रहा होगा करीब करीब. आप लोग मैथ्स ज्यादा पढ़ते हैं, मैं तो उतना नहीं पढ़ता. कि 1,53,000 में से 1,50,000 वुड बी 97%, अप्रोक्सीमेटली 98%. 98% claims are rejected. That means these persons are also being found to be people of
रिसेंट ओरिजिन जो अभी अभी जंगलों पर कब्जा करके रह रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी जंगल काट के क्लेम किया। अब हम उनको हटा भी दें तो वो जंगल जो काट के काबिज हुए थे वो तो उन्होंने नुकसान कर ही दिया है। लेकिन इससे भी विभत्स डेंजरस बात यह है कि हम इनको हटा नहीं पा रहे हैं आज तक। कम टू द नेक्स्ट प्लीज। इसी में दूसरी स्लाइड बॉटम पर आ जाइए, सारे फिगर्स देखते हुए। हाँ, ओवरऑल ये ऑल इंडिया फिगर्स थे। रिमेंबर दिस इज 2019, सुप्रीम कोर्ट के कोटेड फिगर्स हैं ये। सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट से जो एफिडेविट मंगाए उसके आधार पर ST claims rejected are 7,26,739 all over India. Rejected claims multiply by 5 acres. How much does that come to? 7 5s are 35, right? 35 lakh acres of land, forest land, protected and reserved forests, cut down, encroached upon to claim forest rights. And we are not able to make this land free. That is why nobody wants to talk about this subject. मैं आपसे शुरू में बोला ये विषय ऐसा है जिस पर कोई ज्यादा बात करना नहीं चाहता। दुख की बात है कि आप आगे चल के देखेंगे कि जिनको बात करनी चाहिए वो भी बात नहीं करना चाहते इस विषय पर। मध्य प्रदेश में 3,54,787 क्लेम्स रिजेक्ट हो गए। ओवरऑल जो क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं इन ऑल वो है 11,91,000 क्लेम्स, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के मिला के कितने लगभग 12 लाख क्लेम्स। 12 लाख क्लेम को अगर 5 एकड़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 लाख एकड़ जमीन पूरे भारत में दोनों कैटेगरीज की मिला के, यानी 60 लाख एकड़ यानी 100 जबलपुर लगभग के बराबर इतनी जमीन जंगल थी, काट दी गई, कब्जा कर लिया गया और अधिकार मांगा गया, लेकिन अधिकार सिद्ध नहीं हो पाया, रिजेक्ट हो गया। हम उनको जंगलों से सुप्रीम कोर्ट पास वेरी स्ट्रिंजेंट ऑर्डर्स इमीडिएटली एंड द ऑर्डर्स वर पास्ड ऑन 13th of February 2019 कि जितने लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो गया है उन सबको तत्काल से आप जंगल से बाहर करिए सारे राज्य और वापस वहां पर जंगल उगाइए। लेकिन नेक्स्ट प्लीज, क्या हुआ? 13 फरवरी का ऑर्डर है, 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश वापस ले लिया कि अभी हटाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और वेरीफाई करो, थोड़ा और देखो कि आप किसी के खिलाफ कोई अन्याय तो नहीं कर रहे, और बस इसी न्याय अन्याय की कहानी में हमारे जंगल लूटे चले जा रहे हैं। और जो लास्ट फिगर आप देख रहे हैं इसमें कि 2/4/2025 को जो लास्ट फिगर रेड में है ना, यू कैन सी दैट द बॉटम, व्हाट डज इट से? recent affidavits which were in the Supreme Court show कि total claims rejected in India are 18,06,890 as on 31/1/2025. Almost beyond belief these figures are. We are not used to these figures. 18 लाख लोग ऐसे जिन्होंने लगभग 5, हो सकता है बहुत सारे 10 एकड़ मांग रहे हों, लेकिन हम 5 मान लेते हैं, प्रति व्यक्ति 5 एकड़ जंगल की जमीन पर कब्जा करके उस पर अधिकार मांग रहा है। और ये तय हो चुका है कि इनका अधिकार इस पर नहीं है, क्योंकि इनका कब्जा 31 दिसंबर 2005 के बाद हुआ है। 13 दिसंबर 2005 यानी 2005 के बाद में पोजीशन में आए या उतने लंबे समय से अपना पोजीशन प्रूव नहीं कर पाए, फिर भी हम इनके कब्जा हटा नहीं पा रहे हैं। Supreme Court is also has not so far passed any order. Children, you need to think about these things. You really need to apply your mind कि क्या ये इस प्रकार के कानूनों को हमें पहली बात तो लाना चाहिए। Yes, you have something to speak, please, Anya. Sir, I'm Swayata Banerjee, sir. Oh, please. Sir, I had a doubt, sir. Please. During the initiative or making of this act, sir, that recognition of this Forest Rights Act, didn't the opposition party, I mean, it was certainly to get the vote bank, sir, because we can now see what's going on because of the misuse of land. So didn't the opposition party have any objection to
the making of this Uh, law? my dear, I will share some of the Constituent Assembly debates of that point of time, and you will be shocked to know across parties everybody agreed, because the one who would have objected would have been shown to be anti-tribal. तो सबको ट्राइबल वोट चाहिए, तो इसीलिए किसी ने कुछ नहीं बोला और थंपिंग मेजॉरिटी से एनैक्टमेंट पास हो गया। हमको आज की तारीख में यदि हम अगर ये कानून लाएं, मान लीजिए कि हम सबको 10-10 हजार रुपए देना चाहते हैं, कोई इसका विरोध करेगा? आपको लगता है? क्यों नहीं करेगा? Unmute yourself. So because everybody is getting 10,000 rupees. Because everybody is getting wanted. and whoever talks the rational thing, जो सही बात करेगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं बांट दिया जाएगा, उसको लोग बोलेंगे गरीब विरोधी है, और ये तो वो अगले चुनाव में बाहर हो जाएगा। इसीलिए जो लोग ऐसे एक्ट को फ्रेम करके लाते हैं, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, क्योंकि तुमको मालूम होना चाहिए कि इसके से पोटेंशियल डैमेज क्या होने वाला है। तो हमने उस पोटेंशियल, ऐसा नहीं कि वो मूर्ख थे, वो समझदार लोग थे। स्ट्रैटेजिकली उन्होंने ये सोच समझ के, ये जानते हुए कि इस एक्ट के परिणाम क्या होंगे, सोच समझ के वो इस एक्ट को लेकर आए। उनको ये भी मालूम था कि इससे बहुत बड़ी संख्या में जंगलों में एनक्रोचमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब दौड़ेंगे जंगलों में। बहुत से एनजीओ पैदा हो गए जिन्होंने वकीलों को हायर कर दिया कि हम तुमको अधिकार दिलाएंगे, तुम हमको इतना पैसा दे देना। कई नए व्यापार, नए बिजनेसेस पैदा हो गए, लोगों ने कंसल्टेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया कि हम आपको जंगल में अधिकार दिलाएंगे, चलो कब्जा करो। खंडवा अंडवा जैसे जिलों में तो बेतहाशा कटाई हुई है जंगलों की। बेतहाशा मतलब अगर किसी के अंदर संवेदना है तो उस जंगल को देख के रो दे, वो ऐसी कटाई हुई। और वो टाइगर बेयरिंग लैंड था, और वहां से, थैंक यू सो मच, दैट वाज टाइगर बेयरिंग लैंड। Ashish has seen that. Ashish is putting up a text message. You cannot see those things. Anyway, so unfortunately 2019 the Supreme Court finds कि इतना एनक्रोचमेंट है। 2019 से आज 2026 हो गया है, एनक्रोचमेंट हटाने का ऑर्डर आज भी दे नहीं पा रहे हैं, आज भी हम नहीं दे पा रहे। दिस इज द ग्रिम रियलिटी ऑफ लाइफ that nobody wants to talk about this subject, क्योंकि जो भी इस विषय पर बात करता है लोग कहते हैं कि अरे ये तो एंटी ट्राइबल, एंटी पीपल बातें कर रहे हैं। हमको तो फॉरेस्ट को एज अ कम्युनिटी रिसोर्स देखना है। मेरा अकेले जंगल नहीं है, आपका अकेले का नहीं है, हम सबको जब मिलके, यदि हम सब लूटने पर आ जाएं, यदि भारत के सारे लोग ये तय कर लें कि हम कानून तोड़ लेंगे, तो आपको लगता है कि भारत की पुलिस आपको रोक पाएगी? कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर राइट थिंकिंग रहेंगे आप, तो क्यों तोड़ेंगे कानून? उन लोगों के लिए बना है जो रॉन्ग थिंकिंग है, जो जानबूझ के कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं। कानून उनके लिए और पुलिस उनके लिए, हमारे आपके लिए नहीं है। हमारी आपकी सुरक्षा के लिए है, और कुछ लोगों के लिए वो उनको खराब लगती है। लेकिन जो ये कानून लेके आता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देख समझ के कानून लेकर आए, क्योंकि ऐसी चीज लाना बहुत आसान है, वापस लेना बहुत मुश्किल है, और इसका सोल्यूशन बहुत ईजी है। अभी हम बता रहे हैं आपको आगे चलके। प्लीज कम फॉरवर्ड। What happens to these rejected claims? All these claims get rejected, but we have not been able to free the forest land. Even though 18 लाख claims हम रिजेक्ट कर चुके हैं, हम जंगल वापस खाली नहीं करा पा रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में जंगलों में आज भी काबिज हैं। उसी संख्या में ये पूरे के पूरे 18 लाख लोग काबिज हैं, इनको हम हटा नहीं पा रहे हैं। कंप्लायंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है, लेकिन कब्जा हटाने के लिए नहीं, केवल सर्वे क्या हुआ, क्या रिपोर्ट आई, कितने क्लेम अलाउ कर दिए, कितने रिजेक्ट हो गए, इससे ज्यादा नहीं। कम टू द नेक्स्ट वन प्लीज। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? नंबर 1, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है इरोड हो रहे हैं। जंगल जानवरों के आने जाने का जो रास्ता हुआ करता था, उसमें चारों तरफ से कटाई करके खेत बना दिए गए। खेत बनाने के बाद अब वो जमीन जो है वो वहां से अगर जानवर पहले निकलता था, तो अब वो जंगल, वहां जंगल नहीं है, खेत है, उसके कारण। नेक्स्ट प्लीज। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है बहुत बड़ा हमारा। द फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रिजल्टिंग इन बायोडाइवर्सिटी लॉस। इन लोग कब्जा कर रहे हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। नेक्स्ट वन प्लीज।
We are losing forest cover. You will be shocked. These are mostly reports from the time when the media started reporting कि ये एक्ट के आने के बाद बड़ी संख्या में जंगलों की कटाई हो रही है. बड़ी डिस्टर्बिंग पिक्चर्स हैं. आगे चल के आप देखेंगे. प्लीज. What is the consequence? Animals who used to live in those forests now find that their forest is taken over by humans. So what happens? Human wildlife conflict takes place. We always say, और अखबार में हम पढ़ते हैं कि तेंदुआ जो है वो घर में घुस गया, टाइगर निकल के खेत में आ गया. टाइगर खेत में नहीं आ रहा है, खेत टाइगर की टेरिटरी में चला गया है. तेंदुआ घर में नहीं घुस रहा है, आपके घर तेंदुए के घर में जाकर घुस गए. इसीलिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बड़ी संख्या में हो रही है. डेस्परेट मेजर्स लोग ले रहे हैं. देख रहे हैं आप, बहुत डिस्टर्बिंग फोटोग्राफ है, शायद मेरे ख्याल से केरला का था, जहां पर हाथियों पर पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई और देखे नहीं जाते हैं इतने विभत्स फोटोग्राफ्स. प्लीज गो अहेड. Now, what is the problem? Now, this is where you have to think and debate. This is where you have to think and debate. What is the problem? Number one, आपने 13 दिसंबर 2005 कट ऑफ डेट तो तय कर दी. इसको लिखिएगा बच्चों ध्यान से. This is very important for you to note down. You fix the cut off date for proving possession कि 13 दिसंबर 2005 को आपको कब्जा प्रूव करना पड़ेगा. लेकिन आवेदन देने के लिए कट ऑफ डेट आपने नहीं तय की कि किस तारीख तक आप आवेदन दे सकते हैं. यानी आप 15 अगस्त 2026 को आज भी आवेदन दे रहे हैं कि 13 दिसंबर 2005 को मैं कब्जे में था. तो देयर वाज नो क्लोजिंग डेट और द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, because of which encroachments continued. Even today encroachments are continuing. More land is getting, forest land is getting encroached in the hope कि हमको ये जमीन आज आगे चल के मिल जाएगी. आज भी एप्लीकेशंस आ रही हैं. नंबर 2, नो पेनल्टी फॉर इलीगल ग्रांट ऑफ राइट. आपने गलत राइट दे दिया या गलत राइट मांग लिया, आप सिद्ध नहीं हुआ, आपसे जमीन वापस ले ली जाएगी. कोई सजा का प्रावधान नहीं है. कोई सजा नहीं होगी यदि आपने झूठा आवेदन दे दिया, कब्जा कर लिया, जंगल काट लिया. आपको ज्यादा से ज्यादा आपका क्लेम रिजेक्ट होगा. आपको पनिशमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है. बड़ी दुर्भाग्य की बात है. प्लीज गो बैक. हाँ. नंबर 3, ट्राइबल डिपार्टमेंट इज द नोडल एजेंसी. ट्राइबल डिपार्टमेंट का कोई स्टेक है ही नहीं. उसको मैंडेट है कि तुम जितने ज्यादा से ज्यादा पट्टे बांट सको बांटो. हम बहुत सी चीजें आपको बता सकते हैं जो इस कितनी बताएंगे, कम समय है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि टारगेट्स दिए जाते हैं कलेक्टर्स को कि आपको एक एक महीने में चुनाव के पहले में ये 1000, 2000, 3000 पट्टे बांटने ही बांटने हैं. कोई ऑनेस्ट ऑफिसर ऑब्जेक्ट करता है कि साहब रिसेंट ओरिजिन का दिख रहा है अभी, तो उसको बोलता है कि अगर नहीं बांटोगे तो हम आपको वहां से ट्रांसफर कर देंगे, हटा देंगे. हमारा टारगेट पूरा होना चाहिए, क्योंकि जितने पट्टे हम बांट लेंगे मंत्री जी को उतने वोट सिक्योर हो जाएंगे. 4th, नो होमवर्क. प्लीज, somebody has to say something. Go ahead, please. Sir, I have written something in the chat, sir. What? I won't be a hurdle in your presentation, sir. No, you won't be. Go ahead. Sir, I was saying that if there's such mass level of misuse at such a level of the parliament itself, that the people in power can create acts and implement them so that they get the vote banks, as you have mentioned before, sir. So I think there should be a group of people who put a check to this, who are appointed differently. They are not associated with the government. My friend, who will appoint them? Sir, the president. Who does the president answer to? Who? Lok Sabha, sir. He goes by what the Council of Ministers suggests to him. He can't take an independent decision on his own, right? Sir. This is the problem, and therefore, my friend, you are the only hope. You are the only hope. Sir. You will have to stand up and say, this is nonsense. I will not tolerate this. Sir. This is my forest. This is your forest. You can't just give away
freebies like this. Because a forest land encroached upon, cut down, trees cut, cannot be regenerated. It will take years and years, right? And why should private interests be given precedence over public? सबका जंगल है भाई, सबको उस पर अधिकार है. उन जानवरों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है. हम उनकी तो बात भी नहीं करते अभी, है कि नहीं? तो आपसे ही उम्मीद है, इसलिए हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं आज. ठीक है, आप इस पर बात करिए. तो चार बातें जो महत्वपूर्ण है. पहली बात, कट ऑफ डेट, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन नहीं थी. कोई पेनल्टी नहीं अगर आपने झूठ बोल के आवेदन दिया और कब्जा किया है. ट्राइबल डिपार्टमेंट नोडल एजेंसी है और कोई होमवर्क नहीं हुआ एक्ट आने के पहले, जबकि होमवर्क हो सकता था. 13/12/2005 को जब आपने कट ऑफ डेट बनाई, उस समय आप सैटेलाइट सर्वे करके तय कर सकते थे कि कितनी जमीन पर कब्जा है कि नहीं है. आपके पास सारा डेटा होता उस समय. आप अगर जेन्युइनली, आप बिल्कुल, वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी मस्ट बी प्रैग्मेटिक. ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो सही में जिनको उस अधिकार की आवश्यकता होगी, जो वास्तव में ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहे लेकिन उनको उस जमीन पर अधिकार नहीं मिला. हो सकता है कुछ लोग छूट गए हों, 1927 एक्ट में छूट गए हों, 1980 एक्ट में छूट गए हों, लेकिन उन मुट्ठी भर लोगों को फायदा देने के पीछे हमने जो इतनी बड़ी संख्या में एनक्रोचमेंट करवा दिया और अब हम उनको हटाने की क्षमता नहीं रखते. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज, right? And if you were genuine, if the government was really genuine about giving rights to these people, it was very easy to do a satellite survey at that point of time. And on the basis of that satellite survey, you could have decided कि कौन सी जंगल की जमीन है जिसमें 13/12/2005 को आदमी काबिज है और खेती हो रही है, अगर करना ही था तो. Right? Come to the next one, please. Possible solution. Even today, Supreme Court in that case, Wildlife First, passed an order in 2019 कि सैटेलाइट सर्वे करिए पूरे एरिया का और हमको रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि बहुत आसान है कि टाइम स्टैम्प्ड इमेजरी हो जाती है. देखिए आप, यू कैन सी द फर्स्ट बुलेट पॉइंट बिलो दैट. आर्काइवल टाइम स्टैम्प्ड इमेजरी ऑफ 13/12/2005 already exists. It is there with the government. It is there with the government. But you don't want to take a decision on the basis of that because you will invite a lot of criticism. And that criticism will result in loss of votes. So you don't want to talk about it. Right? The hope is only from you that you will discuss this and ask the government कि आप जो टाइम स्टैम्प इमेजरी है, आप रेजोल्यूशन पास करिए छात्र पर्यावरण संसद में कि 13/12/2005 के आधार पर आप टाइम स्टैम्प इमेजरी जो है, सैटेलाइट इमेजरी है, उसके आधार पर राइट्स तय करिए. जो उस समय काबिज नहीं थे, जो बाद में जिन्होंने एनक्रोचमेंट किया है जंगल जमीन काट के, उनको वहां से बाहर करिए. राइट? नेक्स्ट, क्लेम बाय क्लेम वेरिफिकेशन कैन मूव द कंजेस्चर, मेमोरी, पेपर वर्क, पूरा. यू सी, इट्स सच अ स्मॉल सॉल्यूशन इफ यू वांट टू डू इट. यू जस्ट हैव टू वेरीफाई बेस्ड ऑन सैटेलाइट डेटा कि कब्जा था कि नहीं था. 99% क्लेम्स तो उसी में रिजेक्ट हो जाने वाले. 1% जेन्युइन एप्लीकेंट्स जो बचेंगे, उसमें आपको वेरीफाई करना है कि उनका नाम, पिताजी का नाम क्या है, वास्तव में उनके आसपास से पूरी व्यवस्था, पूरा काम 1-1.5 साल में खत्म हो सकता है. 2006 का एक्ट 2026 में आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया कायदे से. इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसके पीछे जो उद्देश्य था वो वास्तव में न्याय करना कभी था ही नहीं. है मेरा व्यक्तिगत मत है, फिर से मैं बोलता हूँ. प्लीज कम टू द नेक्स्ट वन. So this is what you have to think, my dear friends. Has such an enactment resulted in undoing of an historical injustice, or has it written the death warrant for your forests? This is your question which you must think about, right? So that was it from my side. Have the next slide. I think we conclude. You have any questions to ask, Velia? I'd be happy to answer, please. Yes. What's your name, my friend, once again? Sir, I'm Sohitya Banerjee. Sohitya Banerjee. Go ahead, Sohitya. Sir, I believe, sir, since childhood we've been taught anything exploited is bad, sir. So, to correct, there was historical injustice, sir. Of course there was. So, to correct that, I think the government should have and should, in fact, now. There's always time to correct the mistakes. It can any day, take out laws that regulate the use of land. You're right.
You're right, absolutely. But it will not do it unless people like you ask those questions to the government. So You see, it's all moved by vote bank. If people who are exploiting are greater in number, people who are trying to protect are lesser in number. You have to raise your voice. The moment you start saying and your people like you become more in number, the government will have to listen to you and make a policy for stopping this exploitation. That's why that's the objective of your entire effort. Very right. Very well said. Go ahead. Yes, please. Sir, I have a doubt that mainly in courts, sir, I think there is a law that if anyone's lie about any property or anything, or if there is any case and he gives incorrect information about it, then he is sentenced to jail for about a. Yes, So, sir, why there is so, sir, why it you is are not applied right. in this That act? you are right, Rishan. That law is applicable when you make a false statement in court, right? This is a false statement in an application made to an authority under the act, right? So that law number one will not apply. Now they can be punished provided कि वो act में provision हो कि अगर आपने false claim lodge किया है और आपने या आपने जो claim lodge किया है वो बाद में false निकलता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. उस एक्ट में कोई प्रोविजन ही नहीं रखा हमने कि फॉल्स क्लेम के लिए हम किसी को सजा देंगे. इसीलिए इतनी संख्या में बेधड़क लोग कब्जा करके आवेदन देते चले गए. तो वो जो लॉ आप बोल रहे हैं वो है लेकिन वो इसमें नहीं लगा. यस यस प्लीज. And sir, it is also not correct to trust on the all these sabasa because they can also be, sir, they can also be bribed, and sir, then You they are can also right. die. Absolutely right. It has taken corruption to the grassroots. एंड प्रॉब्लम इज कि हर आदमी उसका बेनिफिशियरी है ग्राम सभा में. ग्राम सभा के लोग भी कब्जा कर रहे हैं. तो यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स. तो तुम हमारे में गवाही दे देना, हम तुम्हारे में गवाही दे देंगे. And sir, mainly most of the land caretakers do like this only, and sir, they can also make farms or rent it to a company or like for making a No, in factories. this case they can't rent it to a company because this is non transferable. वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है. लेकिन खुद खेती करते हैं और अपने किसी टेन्योर होल्डर को दे देंगे, किसी को किराए से खेती करवा देंगे बिना अनऑफिशियली, लेकिन वो किसी कंपनी को नहीं दे पाएंगे. So sir, they cannot have a tenant like that. No, no. Officially they cannot have it. It is for their own use. Yes, sir. Yes. sir, in 2006, sir, and before 2006, sir, our country was in a situation not so great. Our economic situation was not the best, I must say. Sir, the government at that time has hit the very soft point of our country because poverty was not at its peak, but it was not too low as well. So, lot of poor and landless people and people belonging to rural areas who are vulnerable, they just pounced on this You're opportunity. right. You're right. You're right. I am very happy with the way you are thinking. This is the approach that you have to take. You have to analyze the situation कि क्या हुआ होगा, है कि नहीं. और आप इस ओरिजिनल थिंकिंग को आगे बढ़ाइए कि वास्तव में what would have been the mindset behind this. And that is what most political parties do, unfortunately. You've been seeing that around. Something is happening in Delhi, whether it is right or wrong, many people will jump in to take advantage of that. Now, in the process, the real thing gets lost. That's the issue. And here also the real thing, which was the so-called injustice done, got lost somewhere. And so many people came to claim en masse rejections होना शुरू हुए, en masse एनक्रोचमेंट होना शुरू हो गया. बड़ा संघर्ष हुआ. कई फॉरेस्ट के ऑफिसर्स की जान गई है इस जंगल में एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए. आपको आश्चर्य होगा. बहुत I have another session tomorrow. You want to join? You can find out how many forest officers have died trying to save the forests, and there is hardly any recognition for their martyrdom. Yes, go ahead. Any other questions, please? Rishan. Sir, I was saying that, sir, mainly these, so the factories ones which I told, and sir, you told that they cannot have a factory. So, sir, they can do only farming practices on that land. Yes, they can do farming only. And they can collect forest produce from that land. Okay, sir.
Thank you, sir. All right, it was great talking to all of you, and I just love the way you are thinking, and I want you to keep thinking like this and become and very और अभी नोट्स बना लीजिए आपने जो भी कुछ सुना है हम पीपीटी भी शेयर कर देंगे आपके साथ और इसके बेसिस पर आप अपने आइडियाज को आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप करिए और इस सब्जेक्ट पर आपको छात्र पर्यावरण संसद में ग्रुप डिस्कशन करना है ठीक है कि नहीं और फिर रेजोल्यूशन पास करना है कि इस विषय पर आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं ठीक all the best to you I think Ashish we can close it Thank you so much, sir, for Thank such you. a wonderful session. Thank you, sir. thank you And it was very horrifying listening all the things, Thank you, all the sir. facts. It was very eye-opening session for us. Thank you so much, sir, for telling us. And we will see what we all can do as a youngsters for this. so Thank you so much, sir. all the best to you bye bye take care Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir.